हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपने भारतीय संविधान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पंचायती राज है। ठीक है, और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, पंचायती राज, पहले इसके थोड़ा हमें इतिहास पे जाना होगा। जो पंचायती राज है ये है क्या आखिर? जैसे हमने बोर्ड पे भी लिख रखा है, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो भी अपने क्षेत्र में हमें, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वहां पे हमें कोई छोटे बड़े काम करवाने होते हैं, तो उन कामों के लिए हम लोग, जो हम लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं इन छोटे कामों के लिए। तो उस चीज को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में पंचायतों का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 40 में पहले ही कर दिया गया था। ठीक है, यदि हम उसके इतिहास की बात करें तो भारतीय जो सामाजिक स्ट्रक्चर रहा है, तो उसमें आदिकाल से ही पंचायत का स्वरूप देखने को मिला है। चाहे हम वैदिक पीरियड की बात करें या वैदिक पीरियड से उससे बाद की बात करें, तो हमें पहली बार जो सिस्टमेटिक, जो हमको पहली बार ग्राम पंचायतों का स्वरूप देखने में आता है, जो हमारे पास सबूत के तौर पर है, तो वो हम देखते हैं दक्षिण भारत में, स्पेशली चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य में जो एकदम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, वहां पर हम अयंगर व्यवस्था देखते थे, जहां पर इन पंचायतों को अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र के संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी हुआ करती थी, क्योंकि इनके पास इतने अधिकार हुआ करते थे। इसके अलावा हम विजयनगर साम्राज्य में भी इन पंचायतों के सिस्टम को भली भांति रूप से देख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियड में बात आती है तो कहा जाता है ये अंग्रेजों ने भारत को दिया है। ये सब कहने की बातें हैं। भारत में आदिकाल से ही स्वशासन ग्राम पंचायत के रूप में या ग्राम सभा के रूप में हम लोग देखते रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करता है तो हमारी भी कहीं ना कहीं मजबूरी पड़ती है कि हमें बताना पड़ता है कि मॉडर्न पीरियड में ये भारत में अंग्रेज लेके आए, वायसराय रिपन। ठीक है, पर ये क्या लेके आए किसी को कुछ नहीं पता है। इतना कहा जाता है कि 1882 में इन्होंने मद्रास नगर निगम की स्थापना की थी, और जो मद्रास नगर निगम की इन्होंने स्थापना की, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं थे, जिसकी वजह से वो लगभग कुछ समय बाद ही, लगभग 2 साल बाद ही बंद हो जाता है। तो इन्होंने भारत में किसकी स्थापना की, ये इन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता है। ठीक है, जब भारतीय संविधान लिखा गया जा रहा था, तो उसी दौरान ये काफी बड़ा मुद्दा था। इस पर बहुत बहस भी हुई है। ठीक है, क्योंकि इस मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहमत नहीं हो रहे थे, इसलिए सिर्फ इसको भारतीय संविधान में आर्टिकल 40 में रखा गया। और आपको मालूम है जो आर्टिकल 40 है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सम्मिलित किया गया, जो उन राज्य सरकारों के लिए या जो सरकारों के लिए था, जो उनकी इच्छा में था वो इसको कितना महत्व देती हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय थोड़ा आगे बढ़ा, इन स्थानीय स्वशासन की वैल्यू जब बढ़ने लगी, तो उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 में एक प्रोग्राम लेके आई जिसे बोला गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास प्रोग्राम। पर इसमें काफी बड़ी खामी ये देखने में आई कि इसमें गवर्नमेंट का भी एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। ये एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें आम लोग और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दोनों को मिलकर काम करना था, जिसकी वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। और यदि कुछ लोगों को याद हो या कहीं पढ़ा हो, अपने बुजुर्गों से सुना हो कि जो PL80 के तहत जो गेहूं आया अपने यहाँ, PL84, वो इसी सामुदायिक विकास प्रोग्राम के तहत ही
ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया से लाल कलर का गेहूं मंगाया गया था, ठीक है। पर ये प्रोग्राम एक ही साल में खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर 2 अक्टूबर 1953 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद के एक नया प्रोग्राम चलाया गया, पर वो भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद इसी स्थानीय स्वशासन पर ध्यान रखने के लिए पहली बार क्या हुआ, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में स्टैब्लिश की गई, गठित की गई, ठीक है। और इसने जो सिफारिशें दी, इसने नवंबर 1957 में ही इसकी सिफारिशें इसने सरकार को पेश की और सरकार ने उसको देखा, जिसके बिहाफ पर भारत में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले नागौर राजस्थान में स्टार्ट हुआ इस प्रोग्राम, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में सेम ईयर में, और उसके बाद अलग अलग राज्यों ने अपने टाइम पर इसको एडॉप्ट करते चले गए। तो जो बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश की थी, बहुत कुछ उसी स्वरूप में हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में आगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है पंचायतों का, वो जो सिफारिश की थी वो शुरुआती बलवंत राय मेहता कमेटी की ही सिफारिश के आधार पर हुआ। इन पंचायती सिस्टम में जो खामियां रह गई थी या इनमें जो और अधिक सुधार हो सकते थे, इसके लिए लगभग 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी गठित की गई 1977 में। आप समझ गए होंगे ये कौन सा दौर था, इमरजेंसी हट चुकी थी, कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी, जनता दल की गठबंधन की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत में स्थापित हो चुकी थी। तो इन पंचायती राज्यों में और अधिक सुधार करने के पर्पज से अशोक मेहता कमेटी गठित की गई, और इस कमेटी ने क्या किया कि जो अपनी सिफारिशें दी सरकार को, ये काफी बड़ी कमेटी बनाई गई, और इसने लगभग 132 प्रकार की सिफारिशें दी थी अपनी, और इसने पंचायतों में द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। एक इसने की मंडल स्तर पंचायत और एक जिला परिषद। इसने बताया कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक मंडल स्ट्रक्चर बनाया जाए, वहां पर एक पंचायत का स्वरूप हो और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत का स्वरूप हो। इस टाइप की इसने सिफारिशें की, पर यह सिफारिशें पूरी तरह से नामंजूर कर दी गई, अस्वीकार कर दी गई, ठीक है। उसके बाद GV.K. राव समिति आई 1985 में। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, ये ध्यान रखना मैंने यहां पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, बाय द वे एग्जामिनर पूछता है तो हम बता सके कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन ग्राम स्तर पर कैसे खत्म किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए 1985 में ये कमेटी बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ही काफी इंपॉर्टेंट कमेटी LM सिंघवी कमेटी गठित हुई, और ये भारत में पहली कमेटी थी जिसने पंचायती राज में आरक्षण के लिए बात की, और इनको संवैधानिक दर्जा भी देने की पहली बार इसी कमेटी ने बात की। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद जो इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारी LM सिंघवी कमेटी है। आरक्षण की बात की इसने, आरक्षण की बात की और संवैधानिक दर्जे की बात की इसने, ठीक है। कुछ टाइम बाद यानी कि 1989 में एक और नई कमेटी बनाई गई, PK थुंगन कमेटी। तो इस कमेटी ने भी क्या किया, जो LM सिंघवी कमेटी थी, इसी सिफारिश को इसीलिए कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जिसके आधार पर तत्कालीन राजीव गांधी जी के नेतृत्व की सरकार ने 64 संविधान संशोधन सदन में रखा गया, और ये संशोधन लोकसभा में पारित हो गया, पर इनकी सरकार का कार्यकाल कंप्लीट हो जाने के कारण ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। फिर उत्तरावर्ती सरकार पीरियड में आगे आने वाले समय में PV नरसिम्हा राव जी की नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रखा गया। जब ये सदन में रखा गया था तब इसका नंबर 72 था,
और 72 के नंबर के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से ये लोकसभा में पेश किया गया, पर ये प्रवर समिति के पास भेजा गया और जब प्रवर समिति इसको पास करती तब तक इसका नंबर आ गया 73। ध्यान रखना, ठीक है, 1992-93, ठीक है। इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया और ये भारत के आधे या आधे से अधिक राज्यों ने जब इसका समर्थन देने के बाद जब राष्ट्रपति के पास गया तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने इस पे परमिशन दे दी और कहा कि 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू होगा, जिसकी वजह से भारत में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस की शुरुआत हुई, ठीक है। 24 अप्रैल याद रखेंगे, 24 अप्रैल को हर साल भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संशोधन में क्या हुआ, पंचायतें का जो प्रावधान था गठन का वो तो आर्टिकल 40 में था, पर इनको ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हुए थे, ना इनके कार्यों के बारे में, ना इनकी कार्य पद्धति के बारे में कुछ भी उल्लेख था। तो जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ उसके द्वारा इनको क्या हुआ, पंचायत राज्यों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ सबसे मेन, और पंचायतों के क्या कार्य हैं, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनके पास पावर है, उसका भी पूरा संपूर्ण विवरण दिया गया, ठीक है। अब जो इस 73 अमेंडमेंट हुआ इसके द्वारा संविधान में क्या हुआ कि संविधान में पार्ट 9 पुनः स्थापित किया गया। ध्यान रखना, एक्चुअली तो ऐसा था नहीं, भारतीय संविधान में भाग 9 नहीं था, वो ऑलरेडी पहले से था, पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब 1992-93 में हुआ तो ये पुनर्स्थापित किया गया, दोबारा से इसको बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा इसी अमेंडमेंट के द्वारा शेड्यूल 11 जोड़ी गई, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243O, ध्यान रखना, 243 से लेकर 243O इसमें ऐड किए गए। मैं और क्लियर कर दूं इसको, तो ये टोटल कितने आर्टिकल ऐड किए गए, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो हम बताएंगे टोटल 16 आर्टिकल इस पंचायती राज व्यवस्था में ऐड किए गए, ठीक है। और यहां पर जो मैं पंचायती राज की बात कर रहा हूं तो ये बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रूरल पंचायती सिस्टम की या रूरल लोकल गवर्नेंस के तहत हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रूरल लोकल गवर्नेंस के तहत ऐसा किया गया। तो इसमें टोटल 16 आर्टिकल ऐड किए गए और इस 73 अमेंडमेंट हुआ उसमें जो बलवंत राय मेहता कमेटी शुरुआत में आपने देखा था, उसी आधार पर त्रिस्तरीय ट्रिपल लेयर पंचायत सिस्टम लागू किया गया, ट्रिपल लेयर पंचायती सिस्टम, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होती है और जिला पंचायत, ठीक है, इस त्रिस्तरीय पंचायत की। पर यह भी कहा गया जिन राज्यों की पॉपुलेशन 20 लाख से बिलो है, कम है, वहां पर यह कैसी होगी, डबल लेयर होगी। वहां पे क्या होगा, वहां पे सिर्फ आपका ग्राम पंचायत होगी और जिला पंचायत होगा, जो पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर वो वहां पर अस्तित्व में नहीं होगी, ठीक है। ये स्वरूप देखा गया है। पर कुछ जगहों पर हम देखते हैं, जैसे हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं, तो वहां पे ये हमको 4 लेयर में आज भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर ये तालुका वाला जो कंसेप्ट है, प्रशासनिक रूप में जो तालुका का स्ट्रक्चर है, तो ग्राम पंचायत के ऊपर और पंचायत समिति के बीच में वहां पे तालुका पंचायत भी देखने को आती है। नहीं तो संपूर्ण भारत में ये हमको त्रिस्तरीय पंचायत का ही स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखें तो ये जो 73 अमेंडमेंट हुआ, इसमें कई चीजें, जैसे मैंने कहा 16 आर्टिकल ऐड किए, तो इसमें उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा और कोई भी चीज है, यहां पर महिलाओं के 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई। कम से कम पंचायती सिस्टम में 1/3 सीटें क्या होंगी, महिलाओं को आरक्षण की प्रावधान किया गया, ठीक है। किसमें किया गया था, पूरा जो आरक्षण का प्रावधान है, आप आर्टिकल याद रखेंगे, क्योंकि अब आजकल एग्जामिनर हमसे आर्टिकल भी पूछ रहा है यहां से, ठीक है। तो आर्टिकल 243D में है, तो ध्यान रखना जो
महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, इसमें एसटी, एससी और एसटी की भी महिलाएं शामिल होंगी, ध्यान रखना। जबकि एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति का भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। और ये उनको जो रिजर्वेशन मिलेगा उनकी टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो किस रूप में होगी, चक्रानुक्रम में होगी, एक साइकिल के फॉर्म में होगी। ऐसा नहीं कि जो रिजर्वेशन एक जगह जो लागू हो गया वो कंटिन्यूसली एक ही जगह पर रहेगा, नहीं, ये चक्री फॉर्म में, एक साइकिल के फॉर्म में ये रिजर्वेशन उन जातियों को, अलग अलग वर्गों को प्राप्त होगा। पर ये रिजर्वेशन होगा किस रूप में, उनकी जो पॉपुलेशन रेशियो होगा उस रेशियो में अनुसूचित जाति और जनजातियों को रिजर्वेशन प्राप्त होगा। तो जो रिजर्वेशन वाला पार्ट है पंचायती सिस्टम में, वो आर्टिकल नंबर 243D, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, इसके प्रावधान कर रखा है, ठीक है। तो जो 73 अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें जिन्होंने पंचायत का त्रिस्तरीय संरचना बताई, तो थोड़ा इसको समझ लें हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत को। तो हम देखते हैं पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत है, आर्टिकल 243C में है, ठीक है, आर्टिकल 243C में है। इसमें हम भारत में क्या देखते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में क्या देखते हैं, एक चीज और मुझे स्टार्टिंग बतानी चाहिए, जो पंचायती राज जो सब्जेक्ट है वो हमारे राज्य सूची का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये राज्य सूची का 5वां मेन टॉपिक आता है पंचायती राज, ठीक है। तो जो राज्यों में पंचायत का जो स्ट्रक्चर होगा, तो हम जो ट्रिपल लेयर में बार बार बात कर रहे हैं वो किस रूप में होगा, ये ग्राम लेवल पे होगा, विलेज लेवल पे होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होगा पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा जिला परिषद या जिला पंचायत भी, ठीक है। तो जो पंचायत ग्राम लेवल पे जो ग्राम पंचायत होती है, उसका प्रमुख को ज्यादातर है प्रधान, सरपंच जैसे वर्डों से बोला जाता है, और इसका इलेक्शन जो ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा के जो सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, ठीक है। जो पंचायत समिति होगी उसका जो प्रमुख होता है उसको प्रमुख बोलते हैं, उसका जो हेड होता है, और इसका इलेक्शन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। और जो हमारी जिला परिषद होगी उसका जो प्रमुख होगा उसके प्रमुख को अध्यक्ष बोला जाएगा, और इसके भी इलेक्शन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। यदि जिन बच्चों ने हमारा कभी पंचायत लेवल पे वोट डाला हो, तो उन्होंने कभी ध्यान दिया हो, उनको जब पंचायत का वोट हो रहा होता है तो नॉर्मली उनको 4 बैलेट पेपर मिलते हैं। जहां जहां पर बीडीसी मेंबर का क्या होता है, जो हमारा जो वार्ड मेंबर होता है वो निर्विरोध हो रहा है, तो उनको 3 बैलेट पेपर मिलते हैं, नहीं तो 4 बैलेट पेपर मिलते हैं। तो 4 में एक तो हो जाता है उनके वार्ड का मेंबर का इलेक्शन, दूसरा होता है ग्राम प्रधान के, तीसरा होता है जो पंचायत समिति के मेंबरों का इलेक्शन, और चौथा जो बैलेट पेपर होता है वो पंचायत समिति के मेंबरों का। तो ध्यान रखना, हम लोग पंचायत समिति के मेंबरों को डायरेक्ट चुनते हैं, और वो जीते हुए मेंबर अपने में से ही किसी को क्या चुनते हैं, अपने प्रमुख को चुनते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्शन इनडायरेक्ट हो रहा है। सेम चीज जिला परिषद में भी होती है, तो हम लोग जिला परिषद के मेंबरों का चुनते हैं आम लोग, ठीक है, और वो लोग अपने मेंबरों से ही अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। इनका प्रमुख फंक्शन क्या है इन तीनों का, तो हम देखें जो हमारी ग्राम पंचायत होती है इसका प्रमुख फंक्शन क्या होता है कि ग्राम स्तर पर 29 सब्जेक्टों में विकास कार्य, जो जितने भी ग्राम लेवल में छोटे छोटे सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने क्षेत्र में नाली बनवाना, पुलिया बनवाना, ठीक है, रोड खरंजे लगवाना, ठीक है, साफ सफाई है, सामुदायिक विकास के जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अलावा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, लघु सिंचाई, जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट है, मनोरंजन, ये लगभग 29 सब्जेक्ट हैं। इस पर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसके पास 29 सब्जेक्ट होते हैं, उन पर ये काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो पंचायत समिति होती है इसका प्रमुख काम क्या होता है, इसका प्रमुख काम होता है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में समन्वय करवाना, और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उन विकास कार्यों का मूल्यांकन भी करना, ठीक है। इसके अलावा क्यों, यदि यहां पर कोई कामों में कोई यदि दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसका निस्तारण इसी लेवल पे होगा, यानी कि पंचायत समिति लेवल पर ही होगा। इनको जो भी फंड रिलीज हो रहा है वो पंचायत समिति इनके माध्यम से, यानी कि जिला परिषद है, पंचायत समिति के माध्यम से ही फंड इनको रिलीज करती है, ठीक है। प्रैक्टिकली रूप में आज यही हो रहा है।
इसके अलावा हम देखते हैं जो जिला परिषद है, तो जिला परिषद क्या है, जो सरकार और पंचायती जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठी है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट अपर लेवल से लेकर और ग्राउंड लेवल पर जो बेसिकली चाहे पंचायत समिति हो चाहे ग्राम पंचायत, उनके बीच में एक तरह से समन्वय का काम वो भी करती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, जो पंचायत समिति उसका एक प्रमुख कार्य ये भी होता है, जो हमारे ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक विकास के चिकित्सा केंद्र होते हैं, उनको भी नियंत्रण इनके पास ही होता है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, इस वाले पार्ट से आते हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे नॉर्मली। इसके अलावा जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो मिला है, उनको यहां से क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। कुछ नहीं होगा तो यही होगा कि पंचायती राज भारत में किस तरह के शासन का स्वरूप है, तो हम बता देंगे ये स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकृत स्वरूप है। केंद्रीकृत क्या मतलब हो गया, जहां पे पावर जो है कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास हो, पर वही पावर क्या है, थोड़े थोड़े पावर कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। तो वही हम पंचायत का भी रूप देख रहे हैं। हमें अपने क्षेत्र में नालियों का या रोडों का विकास करवाना है, तो ना तो हम लोग अपने चीफ मिनिस्टर के पास ये फरियाद लेके जा सकते हैं, ना प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं, क्योंकि विकास कार्य तो वही लोग करवाएंगे। ठीक है। या जिनको हमने डायरेक्ट चुनाव से अपने सदन में भेजा गया है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक होंगे या सांसद होंगे, वहां तक जाएंगे। ठीक है। तो वो छोटे छोटे कार्यों के लिए हमें उनके पास तक न जाना पड़े, अपने लोगों के बीच में ऐसे ही जो चुने हुए लोग हैं, उनसे ही हमें अपने विकास कार्य निपटवाएंगे। ठीक है। तो ये ही हमारा क्या है, स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकृत रूप है। ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया, इनका जो इलेक्शन होगा, जैसे हमने बताया ये राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए इनका इलेक्शन कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। चाहे हमारे ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो, चाहे हमारे नगर पालिकाओं के इलेक्शन हो, वो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही संपन्न करवाई जाती है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आपका कोई अन्य सुझाव हो तो वो आप हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।